हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आरबी का टीयर 2 के लिए लाइव मॉक्स स्टार्ट हो गए हैं और फर्स्ट मॉक का यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस और मैथ सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा और ये भी बताऊंगा सेफ स्कोर क्या हो सकता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देख लेना और जिन लोगों का मैथ्स थोड़ा एवरेज है या वीक है तो वो डिटेल्ड सोल्यूशन जरूर देखें, क्योंकि उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और एग्जाम में कैसे अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को वो भी। और बाकी मैं कोशिश करूंगा बेसिक से भी क्वेश्चंस कराऊं, तो थोड़ा शायद टाइम ज़्यादा लग जाए एक्सप्लेन करने में, लेकिन आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना। और ये जो टेस्ट हुआ था ये 12 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया था सैटरडे को, और ये 14 तक कर दिया था क्योंकि दशहरा का टाइम था। वरना हर संडे आपको सैटरडे और संडे के लिए आपका टेस्ट लाइव रहा करेगा और मंडे को उसका एनालिसिस वीडियो और डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो सैटरडे संडे का टाइम निकाल के रखिए, किसी भी एक दिन आप लाइव मॉक दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट आपको आरबी की वेबसाइट पे फ्री टेस्ट में जाके दिख जाएंगे। वहां पे सीएचएसएल का भी लाइव टेस्ट होता है, जो कि सीएचएसएल का वेडनेसडे थर्सडे में कराया जाता है। उसके अलावा पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन एनरोल। और लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टेस्ट। इस टेस्ट में लगभग 22,000 एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इनका ओवरऑल समरी एक बार देखेंगे हम, जिसमें टॉपर का जो स्कोर रहा वो 354 मार्क्स रहा और एवरेज जो स्कोर रहा वो 222 मार्क्स रहा। ज्यादातर स्कोर एस्पिरेंट्स का स्कोर 235 से 273 के बीच में आया। टेस्ट में ही अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। अगर क्वेश्चन सही होगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, गलत होगा तो रेड हो जाएगा, अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो यहाँ पे ग्रे कलर का आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको टाइम दिखता रहेगा, कितना टाइम आपने टेस्ट के ले लिया। और सी सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल सॉल्यूशन भी सारे क्वेश्चंस का दिख जाएगा। ये सारी चीजें अवेलेबल है वेबसाइट पे। अब हम देखते हैं कि लोगों का स्कोर कैसा रहा। देखो 390 में से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर का तो अलग से टेस्ट डाला था, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अभी जिसके मार्क्स जुड़ेंगे बेसिकली उसमें 340 है। 340 से ज्यादा स्कोर करने वाले आउट ऑफ 390 हमारे टेस्ट में 18 एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, 330 या उससे ज्यादा 91। 300 से अगर मैं कंपेयर करूं तो आप देखेंगे 1655 एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर 280 से आप देख सकते हैं 5000 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 280 या उससे ज्यादा लेके आ रहे हैं आउट ऑफ 22,000 एस्पिरेंट्स। आपको भी पता है कि टीयर 1 लगभग क्वालिफाई हो सकता है 1.5 टू 1.7 लाख एस्पिरेंट्स के आसपास करें, प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। और उसके अलावा यहाँ पे जो टेस्ट दिया है अभी कम एस्पिरेंट्स ने दिया है, इसके कंपेरिजन में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे अपना स्कोर थोड़ा सा अबव साइड रखना पड़ेगा। ऑल्दो जो हाई स्कोरर्स हैं वो तो आरबी का टेस्ट देते ही हैं। ठीक है, फिर भी आप अपनी एक अच्छी रैंक और परसेंटाइल मेंटेन करके रखें, जिससे कि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना है। टेस्ट का लेवल जो हम रखेंगे वो मॉडरेट या मॉडरेट प्लस रखेंगे। रेयरली ऐसा टेस्ट होगा जो इजियर साइड चला जाए, वरना मॉडरेट या मॉडरेट प्लस ज्यादातर टेस्ट रहेंगे ओवरऑल। और कोशिश करते हैं मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेटेस्ट एग्जाम पे जो भी लेटेस्ट हो रहे हैं उसी को मॉडिफाई करके चेंज करके आपको मॉक्स में देते हैं। थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी बीच में 4-5 ऐसे डाले जाते हैं जो आपका टाइम अच्छी तरह से किल करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाए और हर सिचुएशन के लिए आप रेडी रहें। ठीक है, तो घबराइए मत। टेस्ट देते टाइम अच्छे तरीके से कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की। और बाकी और टेस्ट सीरीज तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे तो वो भी फॉलो करते रहिए साथ के साथ। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का एवरेज स्कोर है 346, मीडियन स्कोर है 251 और एवरेज सभी स्टूडेंट्स का अगर हम देखें तो मीडियन और एवरेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। आगे टॉप 15 स्टूडेंट्स का जो स्कोर रहा है वो कुछ इस तरीके से रहा है। परसेंटाइल वाइज देखें तो अगर आपका 300 या 300 से ज्यादा है तो 92.96 परसेंटेज चल रहा है। अगर आप इतना मेंटेन कर पाते हैं आरबी के मुख में तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि आप एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट तक इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन लोगों का अभी कम है, इनिशियल स्टेज है, एग्जाम में अभी काफी टाइम है, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस टाइम में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीयर 1 को सिर्फ बाउंड्री पे क्लियर करते हैं, टीयर 2 में टॉप रैंक लेके जाते हैं। बहुत सारी चीजें लक पे बेस्ड भी होती हैं और आपके पास इस 3 महीने का जो गैप मिलता है टीयर 1 और टीयर 2 में, इसमें अपने आप प्रिपरेशन को आप बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं अगर सही तरीके से आप तैयारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये परसेंटाइल आप देख सकते हैं 280 के आसपास अगर आपका स्कोर रहा है तो 78.05 परसेंटाइल आपकी लगभग रही होगी। अगर हम देखें यहाँ पे तो सेक्शन 1 ओवरऑल कितने बच्चों ने कितना कितना स्कोर किया, उनकी परसेंटाइल, एवरेज स्कोर और मीडियन स्कोर। इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आपका 135 या 135 से ज्यादा है तो डेट्स अ गुड स्कोर कि आपकी एक जॉब लग सकती है।
ठीक है। अगर सेक्शन 2 की मैं बात करूं तो अगर अभी आपका यहाँ पे 150 या 150 से ज्यादा आया है तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर फॉर यू। ठीक है, तो ओवरऑल देखो, आप अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छे हो, जैसे मैंने कहा सेक्शन 1 में इतना आया तो अच्छी बात है, 2 में इतना आया है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। अगर आपका स्टार्टिंग में इतना नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सीख सकते हैं, आपको पढ़ना है, आप 3 महीने में काफी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों का ऑलरेडी इतना आ रहा है तो बिंगो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, अपनी कंटिन्यूएशन बनाए रखें। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सेक्शन 1 में चलो 160 ले आए और सेक्शन 2 में यहाँ पे थोड़ा सा कम रह गया, 140 रह गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टोटल सम अप करके आपका एक ठीक ठाक स्कोर बन जाए तो अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे एवरेज देखोगे सेक्शन 2 का तो 114 मार्क्स है और मीडियन स्कोर 135 मार्क्स तक जा रहा है। कंप्यूटर सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एवरेज स्कोर है वो काफी कम है, 21 मार्क्स गया है। कंप्यूटर में लोगों का कम स्कोर आया है। कंप्यूटर को इग्नोर मत करो, अनरिजर्व कैटेगरी से आपको भी पता है कि सीपीटी पोस्ट की कट ऑफ 27 मार्क्स जाती है सीजीएल के अंदर, है ना। और सीपीटी पोस्ट में ज्यादातर पोस्ट वो इंक्लूड होती है जो आपको चाहिए, जैसे आपको जीएसटी इंस्पेक्टर चाहिए जिसकी लोकेशन आपको कई बार अपने होम टाउन या आप अपनी स्टेट प्रेफर करते हैं वो मिल जाती है, या उसी के अंदर और भी बहुत सारी पोस्ट हैं वो, तो वो सारा सीपीटी पोस्ट में आएगा। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसकी मिनिमम कट ऑफ जाती है और सबसे ज्यादा वैकेंसी जनरली रहती है, तो वो भी सीपीटी पोस्ट के अंदर आती है। तो कंप्यूटर को लाइटली नहीं लेना, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। ठीक, जो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर टेस्ट का सेफ स्कोर हो सकता है वो हो सकता है 280 मार्क्स के आसपास कहीं रहे, 280 से 290 की रेंज मैंने लिखी है। अगर 280 प्लस है आपका तो अच्छे चांसेस है कि आप अच्छी जॉब तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दिनों में आगे बढ़ेंगे तो और बच्चे जिनका स्कोर कम है, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे, तो हो सकता है वो और इंप्रूव करें तो आपको अच्छा कॉम्पिटिशन दे। तो लाइटली नहीं लेना है अपनी प्रिपरेशन को। कुछ क्वेश्चंस जो रॉन्ग थे टेस्ट में मैं वो बता देता हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, तो हमें बताना था 10a प्लस 10b प्लस 10c। इसका एक रिजल्ट हमें याद रहता है, ये होता है 10a 10b 10c, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है और यही सॉल्यूशन में भी था। बट एक्चुअली क्या हुआ, जब आंसर मार्क किया तो टीम ने गलती से ऑप्शन नंबर 3 मार्क कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपने मार्क्स बढ़ा लेना। अगर आपने ये अटेम्प्ट किया और आपका -1 हुआ है तो आप क्या कर लेना, आपका जो भी टोटल स्कोर बना उसमें +4 कर लेना, क्योंकि सही होता तो +3 मिलता, तो 4 नंबर का वेरिएशन आ जाता है एक क्वेश्चन से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसमें हमें बताना था कितने पेयर्स होंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ लेटर्स होंगे उनके बीच में इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में एम्बैरेसमेंट वर्ड में। तो इसमें 3 मार्क्स था, लेकिन जो इसका एक्चुअल आंसर है उसमें 4 आएगा, तो ये आप एक तरीके से करेक्ट कर लेना। इसमें भी अगर आपकी गलती हो और यही निकाला था तो आप +4 अपने मार्क्स में कर सकते हैं। और रॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ मॉक में नहीं, ठीक है, आप एसएससी का एग्जाम देंगे वहां पे भी काफी रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो आपको रेडी रहना चाहिए। अगर मॉक में 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग भी मिल जाए तो उससे आपको पैनिक नहीं करना, ठीक है। और दूसरी चीज, काफी बच्चे बोलते हैं सर कई बार ना क्वेश्चन लोड होने में टाइम लगता है, ठीक है, तो जब एसएससी का आप पेपर देने जाते हैं वहां पे क्या इंस्टेंटली आपने बटन दबाया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप पहुंच जाते हो? नहीं पहुंचते ना, तो थोड़ा सा आप रियलिस्टिक लेके चलो। आप बेस्ट इंटरफेस के साथ अगर काम कर रहे हो और एग्जाम में आपको बेस्ट इंटरफेस नहीं मिल रहा है तो आप वहां पे फिर अपना टाइम लूज कर जाते हो, या आप कहते हो कि सर बिल्कुल सेम तरीके से चीजें नहीं चली। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक रहो, ठीक है। एक आधे रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी आप हैबिचुअल रहो, ये मान के चलो कि मॉक में 1-2 रॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं और वो एग्जाम में भी आते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन लोड में अगर कई बार 2-3 सेकंड लग भी रहे हैं तो एग्जाम में भी ऐसा होता है एसएससी के, तो उससे भी आपको डेविएट नहीं होना कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ठीक है। हर तरीके से आपको रेडी रहना होता है, कोई भी सिचुएशन किसी के साथ भी एग्जाम में हो सकती है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, जैसे ये वाली फिगर हमें रीजनिंग में ढूंढनी थी तो ऑप्शन नंबर बी सही जाता। काफी बच्चों की मेरे पास क्वेरी है कि सर इसका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है। सी सही नहीं होगा, इसके पीछे देखो रीजन समझ लो आप। अगर आप ये फिगर देखेंगे ना तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर देखनी है कि किसके अंदर है। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा सा जूम आउट करूं और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पे मैं ये वाली फिगर आप लोगों के लिए अगर देखता हूं तो ये पूरा का पूरा मुझे एज इट इज यहाँ पे देखो इस तरीके से पूरी फिगर बिल्कुल सेम एंगल के साथ सब कुछ लग रही है कि इससे निकाल के हमने ये फिगर बना दी। अगर आप ये वाली फिगर देखेंगे तो आप कहेंगे सर जो थर्ड ऑप्शन काफी बच्चे कह रहे थे ये फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं जा रही। अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे तो आप देखिए ये वाला एंगल, अगर मैं यहां से ये कर दूं, जो ये एंगल है ये लगभग इसमें 45 डिग्री के आसपास जा रहा है। इसके अंदर आप अगर आप एंगल देखेंगे तो ये मोर और लेस 60 से 70 के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि एंगल रहा होगा। तो फिगर एग्जैक्ट नहीं है, ये अलग है फिगर्स, ठीक है। और ऐसे ही कुछ लोगों का फिर ये भी आ सकता है सर एक काम करते हैं सर ये यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। इसमें ये वाली फिगर को अगर हम देखें तो क्या पता ये वाला सर सही हो जाता,
देखो आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे चलो मैं इतना कर भी देता हूं, चलो एंगल फिर भी हमने कहा चलो क्या पता ये मैच कर जाए, वैसे तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पे लेंथ की साइज भी देखें कि यहाँ पे ये वाली साइड थोड़ी सी छोटी है इस वाली साइड से, जब मैं ये वाली साइड देख रहा हूं तो ये वाली साइड बड़ी हो गई इस वाली साइड से। अगर मैं इस वाली साइड का देखूं तो रेशियो मेंटेन ही नहीं हो रहा। और अगर आप एंगल देखेंगे तो ये वाला एंगल जो यहाँ पे बड़ा एंगल है ये थोड़ा छोटा एंगल हो गया। तो हमें हर चीज को ध्यान में रखते हुए ही बिल्कुल जो एग्जैक्ट मैच हो वो ढूंढना है। तो ध्यान से करिए, इस तरह के क्वेश्चन भी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। चलिए अब मेंस के मैथ्स के सॉल्यूशन मैं आपको सारे के सारे करा रहा हूं, एक एक करके देखेंगे कि कैसे किए जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको एनालिसिस भी मिलता है, मॉक्स भी मिलते हैं, फ्री पेपर्स भी मिलते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है एसएससी के लिए वो भी मिलती है, और काफी सारे सब्जेक्ट के क्रैश कोर्सेज भी आप लोगों के लिए डाले हुए हैं, ठीक है। बाकी पेड क्लासेस तो अलग से अवेलेबल रहती है, लेकिन फ्री क्लासेस का भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन में मदद उठा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं, देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। चलो मैंने ऐसे करके कुछ ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसका नाम दे देते हैं PQRS। इसमें आगे कहता है कि T एक पॉइंट है इसके अंदर कुछ इस तरीके से कि ST और RT का बाइसेक्टर T पॉइंट पे मिलता है। तो इसका बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर हमने मिलाया और ये मिल गया यहां पे जाके T पॉइंट। SPQ ये वाला कोण हमें 72 डिग्री का दे रखा है, HTR 84 ये 84 है। तो हमें बताना है ये वाला कोण क्या होगा। ये एक बहुत बार एसएससी में मेंस में पूछा जा चुका है सवाल, 2018-19 दोनों में शायद मेंस में सवाल आया था। उसमें क्या करना होता है, जब इस तरह का सवाल हो, मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल को, एक चतुर्भुज कोई भी दे रखा हो, और दो साइड्स का एंगल बाइसेक्टर एडजेसेंट साइड्स का कहीं जाके मिल रहा हो, तो जो ये एंगल होता है ना, ये क्या होता है, बची हुई दो क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल्स हैं इनका एवरेज होता है। ये चीज याद रखिएगा। अगर ये चीज याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप कहेंगे सर ये वाला एंगल को क्यों है, तो मेरे पास 72 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 84, या फिर 84 इंटू में 2 लिख सकता हूं, बात एक ही है। ये बनेगा 168, 168 में से 72 घटाएंगे तो क्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, क्या ये 96 आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 96। याद नहीं है ये चीज तो कर लो, बाकी से बेसिक से भी बड़े इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम बेसिक से इसे देखें तो मैं थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा, आई थिंक अगर समझ आ जाए तो। देखो मेरे पास P प्लस Q प्लस R, पूरे एंगल की बात कर रहा हूं मैं, प्लस S, ये 360 डिग्री होगा, सभी कोण हो गए एक क्वाड्रिलेटरल के। अगर मैं खाली STQ देखूं तो आप कहेंगे सर ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया S/2, ये हो गया मेरा R/2, प्लस मेरे पास एंगल T, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। होएगा या नहीं होएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, देखो ये 180 डिग्री है, इसमें भी क्या करूं, पूरे में 2 से डिवाइड कर दूं, तो आप कहेंगे सर ये भी क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर वाली इक्वेशन में से अगर आप नीचे वाली इक्वेशन को घटा देते हैं तो मेरे पास यहाँ पे R और S कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा P/2 प्लस Q/2, और यहाँ पे माइनस में एंगल T बचेगा, और ये किसके बराबर, 180 में से 180 घट गया 0 के बराबर। तो अब यहाँ पे T को इधर ले जाएंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा P/2 प्लस Q/2, किसके बराबर, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास T के बराबर। इन दोनों का P और Q का एवरेज किसके बराबर आ गया, ठीक है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला क्वेश्चन CGL 2024 टीयर 1 का, जो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन काफी बच्चों ने कहा था सिंपल इंटरेस्ट का, उस पे बेस्ड है, और इसे छोटे से छोटे तरीके से कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अमन ने क्या करा, 1,82,595 रुपीज 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में उधार लिए। एक साल के अंत में उसने 16,650 रुपीज रिटर्न कर दिए प्रिंसिपल अमाउंट के जो उसने बोरो किए थे। अब सेकंड ईयर के अंत में उसे सारी की सारी पेमेंट चुकानी है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो हमें बताना है सेकंड ईयर के एंड में उसे कितना देना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट मान लेता हूं, ये फर्स्ट ईयर एंड मान लेता हूं, और ये सेकंड ईयर मान लेता हूं।
कितने उधार लिए उसने? उसने उधार लिए यहाँ पे 182,595, बस समझाने के लिए कह रहा हूं, इतने लिए। एक साल के बाद कितने चुकाए उसने? 16,650। और फाइनली अब यहां पे उसे कितना अमाउंट चुकाना पड़ेगा हमें बताना है, जिससे कि सारा का सारा पैसा खत्म हो जाए। दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो आप कहेंगे सर पहले क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 15% था, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अगर हम देखें इस पे ओवरऑल, पहले प्रिंसिपल है ये, इस पे एक साल का ब्याज लगेगा 15% के हिसाब से। फिर यहां पे इस वाली वैल्यू में ये प्रिंसिपल घटा दूंगा, जो रिमेनिंग बचेगा उस पे हमारा 15% का इंटरेस्ट लगेगा, और फिर हम टोटल जो भी अमाउंट बचेगा वो हम दे देंगे। एक इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हम एक बेटर तरीका जो इसमें सोच सकते हैं वो क्या है, मैं कहता हूं भाई ये वाला जो पैसा है ना, ये मैंने इसे रिटर्न नहीं करा, मैंने ये वाला पैसा किसी और पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया एक साल के लिए, और इस वाले पैसे को एक साल के बाद मुझे लौटाया जा रहा है ब्याज के साथ, ठीक है। अगर या बैंक में जमा करा दिया, बैंक में सेम 15% इंटरेस्ट के साथ ये वाला पैसा मुझे लास्ट में मिलेगा। अब हमारे पास देना कितना होगा? आप कहेंगे सर देखो हमारे पास अमाउंट है 182,595, इसे मैंने 15% से लिया, 2 साल का अगर ब्याज लगेगा तो ब्याज कितना हो गया? 30%, तो सम कितना बनेगा? 1.3, ठीक है। 130% हो गया, 1.3 इतना मुझे टोटल देना होता अगर मैं बीच में ये पैसा नहीं देता, क्योंकि एक साल पहले मैंने ये पैसा दे दिया, तो इस पैसे पे भी मुझे ब्याज लगेगा 15% के हिसाब से। तो मेरा जो एक्चुअल अमाउंट देना है उसमें ये वाला जो पैसा है ये घटाना पड़ेगा जो मैं दे चुका हूं। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? आप कहेंगे सर 16650 इंटू में 15% ब्याज लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 115% अपने आप का, तो 1.15। क्या यही मेरा डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा? फाइनल आंसर आपका ये, बस आपको ये सोल्व करना, और इतना काम करने के लिए आपको ये कोई डायग्राम चार्ट बनाने की जरूरत नहीं थी, आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये काम कर सकते हैं। अब देखो 4 ऑप्शंस मेरे पास दे रखे हैं, नियरेस्ट टू एन इंटीजर वाली कोई बात नहीं कर रखी, हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर हो और हो सकता है अप्रोक्सीमेट भी हो, ठीक है। नियरेस्ट टू एन इंटीजर हो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं। हमने देखा यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 3688 है। अभी यूनिट डिजिट अलग है तब का समझा रहा हूं, और यूनिट डिजिट सेम आ गई तो भी क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है। देखो 1.3 से इतना सारा मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, इस पूरे वैल्यू में अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो थोड़ा सा मुश्किल है, मानोगे? ठीक है, मैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहां पे क्या कर लेता हूं, एक काम करता हूं, ये जीरो यहां से हटा देता हूं, ये पॉइंट हटा के यहां पे ये कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद यहां पे एक भी वैल्यू नहीं है, तो हमें उसी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। मैं लास्ट के 2 डिजिट निकाल लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है पॉइंट यहां पे भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी, यहां पे भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी, तो वो हट जाएगी शायद। तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट के लिए मुझे क्या चाहिए? बस 2 डिजिट चाहिए। इसको इन 2 डिजिट्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों डिजिट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? लास्ट की 2 डिजिट्स ही अगर मुझे चाहिए तो बस इन दोनों से। ये हमने लास्ट 2 डिजिट वाले कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है। तो आप अगर सोल्व करेंगे, देखो 13 5 जा कितना होता है? 65, 6 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 13 9 जा मेरे पास कितना हो गया? 117 और 6 23, तो यहां पे 2.3 है, तो यहां पे 3, लास्ट की 2 वैल्यू आएगी 3.5। इसमें करूंगा, देखो 15 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो 75, 7 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 15 इंटू 6 90 और 97, तो ये बचेगा 7.5। लास्ट की 2 वैल्यू मिल गई। अब इसमें से इसे घटाओगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 5 से 5 कट जाएगा, तो पॉइंट के बाद आएगा 0, और 13 हो जाएगा 3 का, 13 में से 7 को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 6। तो जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 6 होगी। 4 ऑप्शन में एक ही आंसर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स देखी, 2 डिजिट्स भी इसलिए देखी क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे एक वैल्यू बच रही थी। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यू बच रही होती मेरे पास, तो मैं 3 डिजिट देखता, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपके पास ये भी हो सकता है, सर यार मैं पॉइंट में नहीं देखना चाहता, सर हो सकता है यूनिट डिजिट आपने सेम कर दी क्वेश्चन की, तो क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर केस में आप कर सकते हैं कि भैया यहां पे आप देखो कि जो वैल्यूज है वो पास है या दूर है, पूरी मल्टीप्लीकेशन से अगर आपको बचना है तो। अब देखो ये 256 है, ये 218 है, ये 226 है और ये 212 है। एग्जाम में आए थे तब भी ऑप्शन थोड़ी दूरी पे थे, तो काफी ज्यादा गैप है, हजारों में गैप आ रहा है नहीं है? जैसे इन दोनों में 14,000 का गैप है, इसमें भी आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 6,000 का गैप है, तो मिनिमम 6,000 का गैप तो आप मान के चलो 4 ऑप्शन में ही। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं यार? देखो थाउजेंड्स में गैप चल रहा है ना, तो थाउजेंड्स को अप्रोक्स कर लो। मैं इसे 182,595 को, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा।
मैं यहां पे इसे क्या ये लिख सकता हूं 182,000 प्लस 595। कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा नहीं, आपकी आसानी करूंगा, चिंता मत करना। और यहां पे लिख सकता हूं 16650 है, तो माइनस में 16000 प्लस में 650 इंटू में 1.15 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अब ध्यान से देखिए, जब मैं इस वाले पार्ट को 1.3 से मल्टीप्लाई करूंगा अप्रोक्सीमेटली 1000 आएगा, 650 को 1.15 से करूंगा अप्रोक्सीमेटली हो सकता है 700 के आसपास आए। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लगभग 200-300 का फर्क पड़ेगा। हमें तो थाउजेंड्स में गैप है ऑप्शंस के अंदर, तो हमें तो ये चीज कोई इंपैक्ट डालेगी क्या हमारी कैलकुलेशन पे? बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं डालेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस स्टार्टिंग की 3 डिजिट देखो, इसकी स्टार्टिंग की 2 डिजिट देखो क्योंकि लास्ट की 3 हटा दी, और इससे मल्टीप्लाई कर लो और अपना आंसर निकाल लो। क्लियर है या नहीं है? तो अब मैं यहां पे अगर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 13 को 182 से करूंगा तो 13 2 26, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मेरे पास। 13 8 जा 104, 106, 10 कैरी फॉरवर्ड, ये हो गया 236, लगभग कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां पे ये मेरे पास 16 में मल्टीप्लाई करना है 1.15 को, तो 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 5 जा 80, 16 1 जा 16, 24, लगभग कोई ऐसा सा जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू जाएंगी यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2, ये आएगा मेरे पास 8, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 1। स्टार्टिंग की जो 3 डिजिट होंगी वो लगभग 218 के आसपास रहेंगी, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस देखो आप, 218 के आसपास कौन सी वैल्यू जा रही है, ऑप्शन नंबर बी, तो वही करेक्ट होगा। क्लियर हुआ ये? अप्रोक्सीमेशन मेथड भी यूज कर सकते हो आप, यूनिट डिजिट मेथड भी यूज कर सकते हो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, वरना डिटेल सम वगैरह और चीजें भी ट्राई कर सकते हो अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर दे रखा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन अगर ये यहाँ पे कह देता है अप्रोक्सीमेटली बताओ किसके बराबर है, तो ये मेथड बेस्ट रहता है जो मैंने आपको अभी बताया कि आप थाउजेंड्स में बाकी की चीजें इग्नोर करके अप्रोक्सीमेट अपना आंसर निकाल लो, तो आपको स्टार्टिंग की 2 या 3 डिजिट मिल जाएंगी, उससे आपका आंसर आ जाएगा। चलूं क्या आगे हम मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है इफ 3a प्लस 1/a इक्वल्स टू 9 है, हमें वैल्यू बता दो इसकी क्या होगी। तो ये तो सबने पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में। आप कहेंगे सर यहाँ पे a स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे सिंगल a होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो मेरे पास a प्लस 1/3a और ये बराबर हो जाएगा 3 के। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्लस करना चाहें तो 2 इंटू a इंटू में 1/3 है तो 2/3 बचेगा, और ये हो जाएगा 9, और ये 2/3 कहां हो जाएगा, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 27 माइनस 2 डेट इज 25 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें बहुत बच्चे जल्दबाजी में क्या गलती कर देते हैं, इतना तो कर लेते हैं, वो आंसर निकाल लेंगे ए स्क्वायर करने पे ये वाली वैल्यू कहेंगे कि सर 3 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी खाली, वो ध्यान नहीं रखेंगे कि यहाँ पे 3 भी है, तो 2 के नीचे 3 भी आएगा। तो कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी सही रखें, सही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो गलती नहीं करेंगे। ऑल्दो ऑप्शन में 7 नहीं है, अगर ऑप्शन में 7 होता ना बहुत बच्चे गलत 7 को मार्क कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड इंडाइसिस का सवाल है। रूट में ये वैल्यू दे रखी है a प्लस बी रूट 2 के बराबर है, तो हमें 4a प्लस 3b का मान बताना होगा कि क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर इससे पहले रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो रूट 8 क्या होता है, 2 रूट 2 होता है, हमें तो पता है, तो मैं बाहर निकालता हूं। मेरे पास इसे मैं कह सकता हूं 27 माइनस 2 इंटू 5 रूट 2, 2 को बाहर निकाल लिया मैंने। हमें पता है जब हमें रूट से बाहर निकालना हम कोशिश करते हैं ये क्या बन जाए, ये अगर माइनस का साइन हो तो हम इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हमें ये बनाना है तो आप कहेंगे सर 2ab इसे रिजेंबल करना चाहिए, तो ab क्या होगा 5 रूट 2, ये हो गया ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए 27। तो 5 रूट 2 को ऐसे ब्रेक करो कि इनके स्क्वायर का सम 27 आए और प्रोडक्ट 5 रूट 2 आए। तो आप कहेंगे सर यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, a को अगर मैं 5 मान लूं और b को क्या मान लूं, b को रूट 2 मान लूं, तो 5 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 27 और 5 इंटू 2 5 रूट 2। तो मेरे पास जो रूट के अंदर वैल्यू बचेगी वो बचेगी यहाँ पे
5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू बाहर निकालेंगे तो 5 माइनस रूट 2 आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है, जिससे कि एक बिगिनर लेवल का बच्चा भी कर पाए। और यहाँ पे अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे a और 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, b किसे रिप्रेजेंट करेगा, b यहाँ पे -1 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसे मैं लिख सकता था प्लस माइनस रूट 2, तो रूट 2 एज इट इज है, -1 रिप्रेजेंट करेगा b को, तो a आ गया और b आ गया मेरे पास। पुट कर दो, 4 इंटू 5 20 और प्लस 3 इंटू -1 तो -3, आंसर आ गया 17। क्लियर है सभी लोगों को? और ये सेकंड्स में करने वाले सवाल है, जैसे ये सारा प्रोसेस है, ये समझाने के लिए था बस, बाकी आपको जल्दी करना है, एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है। अब ये वाला सवाल ठीक ठाक था थोड़ा प्रोबेबिलिटी का। इस तरीके का सवाल सीजीएल 2022 मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में कहता है आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमें 6 मिल जाए एग्जैक्टली 2 बार जब हम एक डाइस को 7 बार थ्रो करें। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए कितनी बार, 2 बार, जब हम एक डाइस को एग्जैक्टली कितनी बार थ्रो करें, 7 बार। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने आप अलग से एक वीडियो भी डाली हुई है, ठीक है। ये सीजीएल मेंस का सवाल है, इसमें मैंने बेसिक तरीके से क्या कंसेप्ट होता है, फिर उसके अंदर कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, वो सारी चीजें बता रखी हैं, तो उसी पे जाऊंगा। ये वाली वीडियो अवेलेबल है, अगर आपने एडवांस प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। फॉर्मूला ये होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन की मदद से समझाता हूं। हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली 6 चाहिए, वो भी कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए, ठीक है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक डाइस के अंदर, आप कहेंगे सर टोटल मेरे पास सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 वैल्यू जा सकती है। अगर 6 चाहिए तो वो कितना आउटकम है, एक आउटकम है, कितने में, 6 में। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी, 1/6 एक बार की में। हमें कितनी बार 6 चाहिए, हमें 2 बार 6 चाहिए, तो हम सीधा कर लेते हैं, 1/6 है प्रोबेबिलिटी, 2 बार एग्जैक्टली 6 चाहिए, तो मैंने कर दिया 2 से इसका स्क्वायर। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी को फिलहाल मैं क्यों मान लेता हूं, या फिर मैं लिख देता हूं इसे 1 माइनस p, कि 6 ना आए तो 1 माइनस 1/6 5/6 कह सकते हो आप, या डायरेक्टली कह सकते हो तो सर ये आउटकम से जब 6 नहीं आएगा तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6। हमने 7 बार थ्रो किया है, हाँ 2 बार तो हमें 6 चाहिए, तो बचा कितना, आप कहेंगे सर 5/6 हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी कितनी बार, 7 माइनस 2 कर दो तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है NCX को कह सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि हमने 7 बार थ्रो किया ना डाइस, तो कितना चाहिए हमें, 2 बार हमें 6 चाहिए एग्जैक्टली, तो 7C2। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। जब हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो या तो आपके पास कोई भी इवेंट अगर आप लेंगे, या तो वो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, मतलब या तो 6 आएगा डाइस में या 6 नहीं आएगा। तो जनरली जो सक्सेस होता है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम P मान लेते हैं, जो फेलियर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हम Q मान लेते हैं। अगर मैंने वो एक्सपेरिमेंट x टाइम्स n टाइम्स परफॉर्म किया है और x टाइम मुझे क्या चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, तो हम कहेंगे सर जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी ना वो क्या होगी, NCX P की पावर x और Q की पावर n माइनस x, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला यहां पे यूज किया है डायरेक्टली, इसे याद रख लीजिए, वरना वीडियो देखेंगे तो उसमें डिटेल में एक एक कंसेप्ट के साथ चीजें समझा रखी है। अभी इस पे जाऊंगा तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट समझाने में। 7C2 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे 1/6 का स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दे रखी हैं, आप देखेंगे कि 5/6 की पावर 5 तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन में, 5/6 की पावर 5। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग दिख रही है, बाकी तो 6/5 तो कहीं आएगा ही नहीं, तो उसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो ये आएगा 1/36 और यहाँ पे 5/6 की पावर 5। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 फैक्टोरियल 7/5 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 कर देता हूं और यहां से मैं 5 को हटा देता हूं। 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 ओनली, तो ये आ गया 2, यहां से काटूंगा तो ये हो जाएगा 6, 6 2 जा 12, तो 7/12 इंटू में 5/6 की पावर 5, दिस विल बी माई आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास एक इलेक्शन है जिसमें जो कैंडिडेट जीतता है उसे 80%
सॉरी, एक कैंडिडेट है जिसे 80% वोट्स मिलते हैं, वो 600 वोट्स के मार्जिन से जीत जाता है। व्हाट इज हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, जितनी वोट डली उसका आधा कितना होगा, हमें ये बताना है। ये भी दे रखा है कि दो कैंडिडेट्स इस इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं और सारी की सारी वोट्स वैलिड होती हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ वोट्स को हम क्या मान लेते हैं, जनरली 100% मान लेते हैं। विनर को अगर मिला 80%, तो जो हारा है उसे कितना मिलेगा, 100 माइनस 80 दैट इज 20%। मार्जिन कितने का हो गया, 60% का हो गया। 60% किसके बराबर है, 600 के बराबर है। हमसे पूछा है हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, हाफ ऑफ द वोट्स पोल्ड कितना होगा, टोटल 100 है तो इसका हाफ करेंगे तो ये कितना आ गया 50%। तो आप सोल्व करेंगे, 60 से काटा तो 10, 1% 10 के बराबर, तो 50% 500 के बराबर। क्लियर है सभी लोगों को। अगला सवाल हमारे पास, दो नंबर्स का सम 1368 है और उनका एचसीएफ 76 है, तो हमें बता दो कि कितने पेयर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बेसिक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में जो हम पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर मेरे पास अगर दो नंबर हैं n1 और n2, तो उसे हम जनरली क्या मान लेते हैं, इसे मैं AH और इसे मैं मान लेता हूं BH, जिसमें A और B इन दोनों का वो फैक्टर होता है जो आपस में कटेगा नहीं, और HCF क्या आ जाता है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ जाता है। अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे H तो कॉमन आ जाएगा और मैं कहूंगा ये आ जाएगा A प्लस B, और इनका सम कितना दे रखा है 1368 दे रखा है। HCF मुझे 76 दे रखा है, तो यहाँ पे 76 कर देंगे, तो A प्लस बी का मान क्या आएगा, आपको पता है ये पूरा का पूरा कटना चाहिए तभी क्वेश्चन मेरा बनेगा, 76 से कटेगा तो क्या वैल्यू जाएगी, कितने टाइम्स जाएगा। आप कहेंगे सर पहले तो 1 टाइम्स जाएगा, 76 2 से कम है 1। 6 में किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आए, आप कहेंगे या तो 3 से मल्टीप्लाई करें या 8 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है, मतलब ये लगभग 76 के 20 टाइम्स के आसपास है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी, 3 नहीं आ सकती। 76 का 13 टाइम्स तो इतना नहीं जाएगा, तो 18 टाइम्स ही होगा, तो ये मेरा 8 ही आ सकता है और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ये चीज हम यूनिटरी मेथड में भी सीखते हैं। A प्लस बी आ गया मेरा 18। आपको पता है A और B आपस में क्या होते हैं, को प्राइम, इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता, तो क्या मेरे पास n1 और n2 के पेयर्स बन सकते हैं। आप कहेंगे सर A और B ही डिसाइड करेगा कि क्या पेयर्स बनेंगे। आप कहेंगे सर A को मैं क्या कर देता हूं, A को मैंने 1 रखा तो B 17 हो सकता है, A को 2 रखूंगा तो ये 16 होएगा, वो तो आपस में 2 कॉमन फैक्टर आ गया, जबकि वो तो HCF में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो नहीं ले सकते। फिर मैंने यहां पे रखा 315, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि कट जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा उनमें। फिर लिखूंगा 4 और 14 नहीं होगा, फिर आएगा 5 और 13, ये पॉसिबल है। 6 और 12 नहीं आ सकता, फिर मैं लूंगा 7 और 11, ठीक है। उसके बाद 8 और 10 नहीं आ सकता, 9 और 9 नहीं आ सकता, मिडिल तक हम पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद यही ना रिपीट होने स्टार्ट कर जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आएंगी, हम हमेशा कहां तक चेक करते हैं, मिडिल तक चेक करते हैं। जब A प्लस बी इसके बराबर है तो हम मैक्सिमम 9 तक चेक करेंगे, मतलब 9 से कम तक ही चेक करते हैं, एक की वैल्यू किसी एक को डालो, क्योंकि उसके बाद 9 के बाद तो क्या होगा, मान लो अब यहाँ पे ये 1 लिया था, ये 7 तक गया, अगला क्या केस बनता मेरा, यहाँ पे 11 आता, यहाँ पे 7 आता, ठीक है। तो वो रिपीट होने लग जाता है। जब हमें पेयर्स पूछा गया है तो हमें ऐसा नहीं करना होता कि आप कहें सर n1 को ले लेते हैं हम से, चलो 1 और n2, या A को ले लिया मैंने 1 और B को ले लिया 17, एक पेयर ये हो गया, और दूसरे पेयर में हम क्या कर लेते हैं, A को 17 B को 1, ऐसा नहीं होता, ये 1 ही काउंट किया जाता है। तो टोटल मेरे पास कितने पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे। और अगर आप नंबर्स एग्जैक्टली मुझसे पूछेंगे क्या क्या होते हैं, तो आप कहते हैं सर नंबर 1 होता मेरा A इंटू H, मतलब 1 इंटू H दैट इज 76, और यहाँ पे मेरे पास हो जाता 17 इंटू 76, पहले नंबर 1 नंबर 2 पहला पेयर ये हो गया, ऐसे दूसरा पेयर और तीसरा पेयर आप फिल्टर कर सकते हैं। चले आगे। अगला सवाल मेरे पास देखो, ये कितनी बार कराया मैंने सवाल, CGL प्री में, CHSL प्री में बहुत बार आ चुका है। कहता है कि 2.1 किलोमीटर की रेस है, P रेस को 180 सेकंड में कंप्लीट करता है और Q 189 सेकंड में कंप्लीट करता है। हमें बता दो किस डिस्टेंस से P बीट करेगा Q को। अब आप ये देखो, इनके अंदर टाइम का गैप कितना है, यहां 180 सेकंड है और यहां पे 189, तो 9 सेकंड का गैप है। अब P 9 सेकंड पहले पहुंच जाएगा ना Q से, तो अगर मैं ये निकाल लूं कि Q 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वही मेरा गैप हो जाएगा कि जितने डिस्टेंस से P बीट करेगा Q को। तो आप कहेंगे सर Q पूरी रेस कितने टाइम में खत्म करता है, 189 में सेकंड में। ये 22.1 किलोमीटर है, इसे मीटर में करूंगा तो 2100 मीटर आ गया। Q इसे कंप्लीट करता है 189 में सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस हो गया, इतने मीटर। कितने सेकंड से रेस हारता है Q P से, 9 सेकंड से,
तो इनटू में नो कर दो, तो इतने डिस्टेंस से रेस हारेगा। सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। 9 से काटूंगा मैं तो 21, और 21 से इसे काटूंगा तो ये आ गया 100। वन लाइनर है, चलते हैं आगे। कहता है व्हाट इज द मीन ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। इस डेटा का पहले आपको मोड और मीडियन निकालना है और जो वैल्यू आएगी उसका मीन निकालना है। तो कैसे करेंगे, स्टेटमेंट में खेला और कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर। पहले तो मीडियन निकालने के लिए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना, तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास क्या है 6, चलो रख देता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे इससे पहले 5 रख देता हूँ, फिर 7 रख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे कहीं 10 रख देता हूँ, फिर मेरे पास 4 है और 3 है, चलो यहाँ पे 4 रख दिया, फिर 3 भी रख दिया, फिर मेरे पास अगेन 6 है, फिर मेरे पास 7 है, फिर मेरे पास 8 है, फिर मेरे पास 9 है, फिर अगेन 10 आ गया, फिर मेरे पास 6 आ गया फिर से, फिर मेरे पास यहाँ पे 8 आ गया फिर से, फिर मेरे पास यहाँ पे 4 और 5, तो ये 4 और ये 5, ठीक है, यही वैल्यूज है। आई होप सारी लिख दी है मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 वैल्यूज है। तो n हो गया ओड, तो मीडियन क्या होगा 15 प्लस 1/2th टर्म, तो मीडियन क्या हो जाएगा 8th टर्म। तो मीडियन निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीडियन आ गया मेरे पास 6। अगर मैं मोड निकालूंगा तो आपको पता सबसे ज्यादा बार 6 ही आ रहा है, तो मोड भी क्या हो गया 6। अगर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, दो वैल्यू 6 है, तो इन दोनों का एवरेज 6 प्लस 6/2 वो भी आएगा 6, तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मीन पूछ लो, मीडियन पूछ लो, मोड पूछ लो, सभी सेम है इस क्वेश्चन में। चले आगे। अब देखो ये ज्योमेट्री का अच्छा सवाल, आजकल काफी आ रहा है इस टाइप का सवाल। कहता है एक सर्कल है, जिसका सेंटर हमें ओ दे रखा है, डायमीटर ए बी को आगे प्रोड्यूस किया जाता है पी पॉइंट तक, लाई आउटसाइड द सर्कल। तो मैं बना लेता हूं यहां पे ए बी और इसे हम ले गए पी पॉइंट तक। कहता है पीटी टेंजेंट है सर्कल पे ऑन पॉइंट सी ऑन इट। तो यहां से अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो ये मेरा पीटी टेंजेंट होगी एट पॉइंट सी, तो ये पॉइंट हो गया सी। एंगल बीपीटी 32 डिग्री, हमें बीसीपी बताना है, बीसीपी। चलो वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल की क्या हो। कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन को आप किस तरीके से कर सकते हैं, चलो जैसे मैंने यहां से ये मिला दिया, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, होती है। अब ये मिलाते ही आपको समझ आ जाएगा यार, देखो ये टेंजेंट जा रही है, ये प्रॉपर्टी ध्यान से समझना। ये वाला एंगल मुझे निकालना है, इसे मान लिया फिलहाल थीटा। तो अगर टेंजेंट जा रही है, ये कोड है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से जो ये कोड एंगल बनाएगी मेजर सेगमेंट में, वो किसके बराबर होगा, वो इसी एंगल के बराबर होगा। तो मेरे को ये समझ में आया भैया, ये हो गया थीटा। ठीक, कौन सा सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये मैंने लगाई, आपने पढ़ी है ज्योमेट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना, क्योंकि ये याद नहीं रहती एग्जाम में, बहुत टाइम किल हो जाता है बेसिक क्वेश्चन में। उसके अलावा हमें पता है ये डायमीटर दे रखा है, तो ये एंगल 90 डिग्री का दे रखा होगा। तो जो जो चीजें गिवन है वो लिख लो। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अगर आप इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को अगर आप देखें आप यहां से, ये तो मेरे पास यहाँ पे थीटा है, 90 है और 32 है, बस तीनों एंगल का सम 180 आएगा। तो कर लो, मेरे पास थीटा प्लस 90 प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 90 प्लस 32 180 के बराबर हो गया। 90 माइनस 32 ये आएगा मेरे पास 58 डिवाइडेड बाई 2, थीटा आ गया 29। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो 29 मेरा आंसर है। याद रख लेना इस क्वेश्चन को, ये अल्टरनेट सेगमेंट वाले थ्योरम जब बीच में अचानक से आ जाते हैं नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्वेश्चन में जरूर देखो कि लग रही है नहीं लग रही। टेंजेंट दे रखा है तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग सकती है। क्वेश्चन में दे रखा है एक क्यूबॉइड है जिसकी जो वॉल्यूम है वो ट्वाइस है क्यूब की वॉल्यूम के। क्यूबॉइड की डायमेंशन ये दे रखी है, तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा। अब ये तो सिंपल है, देखो 9 9 18 वॉल्यूम हो गई है क्यूबॉइड की, मल्टीप्लाई करने पे क्यूब की निकालनी है, क्यूब
ये डबल है क्यूब से, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्यूब आर की वॉल्यूम आ जाएगी। अगर 2 से 18 को काटूंगा तो 9 इंटू 9 इंटू 9, ये किसके आ गई, क्यूब की वॉल्यूम। क्यूब की साइड अगर ए होती है तो ए क्यूब मेरा इसके बराबर हो गया, तो साइड हो जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है यहाँ पे हमारे पास, तो ये होता है 6a² और ये हो जाएगा 6 इंटू में 9 का स्क्वायर। 81 इंटू में 6 करोगे तो 486 आ जाएगा। यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते थे, शायद यूनिट डिजिट से भी देख सकते थे 6 ही आएगा। चले आगे। ट्रिग्नोमेट्री का वो सवाल जिसका आंसर गलती से गलत मार्क हो गया था वो देख लेते हैं। अब इसे एक तो याद होनी चाहिए वैसे तो ये प्रॉपर्टी की 10a प्लस 10b प्लस सॉरी a प्लस b प्लस c 180 डिग्री हो, मतलब एक अगर तीनों एंगल्स एक त्रिकोण के हो तो उस केस में मेरे पास 10a 10b और 10c क्या होता है, 10a इंटू 10b इंटू 10c। क्लासेस में भी कई बार कराया हुआ है और एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्टली, तो ये आंसर होगा। अब इसे निकालना, मान लो आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो कैसे करेंगे भाई, आप वैल्यू पुटिंग मेथड भी कर सकते हो, बेसिक भी कर सकते हो, दोनों तरीके से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सर पहले मैं वैल्यू पुटिंग मेथड से आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं। आप कहेंगे सर 3 कोण है ना मेरे पास, कुछ भी हो सकती है एबीसी की वैल्यू, मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन है। सबसे सिंपल क्या रहेगा सर, ए को भी, बी को भी और सी को भी, तीनों को क्या कर दो 60 रख दो, 60 60 60 180 हो गया, इक्वेटरल ट्रायंगल वाला कंडीशन बना लिया। तो उस केस में देखो tan 60 क्या होता है √3, ये भी √3 और ये भी √3, तो कितना आ गया मेरे पास 3√3। किसमें सेटिस्फाई करेगा, आप देखेंगे यहां पे देखो सब बराबर ही है, तो 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर है, 3 10 स्क्वायर है मतलब 3 इंटू में √3 का होल स्क्वायर, तो ये तो मेरे पास हो जाएगा 9, ये नहीं हो सकता। 10a इंटू 10b इंटू 10c मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 का क्यूब ये हो गया 3√3, ये तो आ रहा है। माइनस 3√3 आएगा ये, तो ये नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। वैल्यू पुटिंग मेथड से समझ आया, ये बेस्ट है। बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी मैं बता देता हूं कैसे कर सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखो a प्लस बी प्लस सी 180 है, हमें ब्रेक करना है इसे, तो मैं इसे a प्लस बी को 180 माइनस सी लिख सकता हूं क्या। अगर दोनों साइड 10 लगा दूं तो 10 a प्लस बी, ये किसके बराबर 10 180 माइनस सी। अब 10 180 माइनस सी तो आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 10 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, और 180 है तो 10 ही रहेगा तो माइनस 10 सी हो जाएगा। ठीक, अब इधर सोल्व करेंगे तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, इसे भी आप सिंप्लीफाई शॉर्ट करके यहीं पे लिख देता हूं माइनस 10 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो जब -1 इधर जाएगा तो प्लस का, ये सॉरी 1 मल्टीप्लाई करेंगे -10 इधर जाके प्लस का, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c ये हो गया। और इधर देखेंगे आप तो मेरे पास यहां पे वैल्यू आएगी माइनस में है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10a 10b 10c। सिंपल सा प्रूफ है, कुछ नहीं है इसमें। चले आगे। अगला सवाल मेरे पास परसेंटेज का, इस तरह के मेंस में बहुत सवाल आता है। ए 40% ज्यादा है बी और सी, बी से सॉरी, तो ए और बी, बी को 40% होता है 2/5, तो ये 5 हो गया, तो ये क्या हो गया 7 हो गया। सी 5/9% कम है, सम ऑफ ए एंड बी, तो ए प्लस बी, और 5/9% को खोलूंगा तो 9 5 45 प्लस 5 50/9, और परसेंट है तो 100 कर दो, तो ये मेरे पास आ गया 1/18। तो मेरे पास a प्लस बी 18 है, तो c कितना हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। हमें बताना है c कितना परसेंट ज्यादा है a से, तो a से कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी 18 है, यहाँ पे a प्लस बी कितना है 12, तो क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम आएगा 36, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो c कितना हो गया 34 हो गया मेरे पास, और यहाँ पे a कितना हो गया मेरे पास 21। a से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर ये 13 ज्यादा है, कितने पे 21 पे, 13/21, और इनटू में 100% करेंगे तो ये 1300, ये कर सकता हूं मैं। अगर मैं सोल्व करूंगा तो पहली वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास 6 या 126 40 बचेगा, तो 2 अप्रोक्सीमेटली 62 के आसपास आएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 4 ऑप्शन में। चले आगे। अगला सवाल, सबसे छोटा नंबर क्या ऐड कर दें 986 में जिससे कि जो रिजल्ट है ना वो एग्जैक्टली 35 से डिविजिबल हो जाए।
तो आप क्या कर सकते हैं सर, 986 को डायरेक्टली डिवाइड कर दो किससे, 35 से, ठीक है। या तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, वरना आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। चलो कोई नहीं, पहले मैंने कहा यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा 70, फिर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी 286, फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे इसमें ऐड करना है ना, तो इससे बड़े वाली वैल्यू रखो कुछ। 286 से बड़ा फैक्टर कौन सा होगा 35 का, आप देखेंगे सर 2 जा 70 होता है, फिर 8 करूंगा तो 280 आएगा, 9 टाइम्स जाना पड़ेगा मुझे, ये वाली वैल्यू आएगी 315, ठीक है। अगर यहाँ पे 315 होता तो घट जाता ना, तो अब इसमें से इसे घटा दो, नीचे वाली में से ऊपर वाले को घटा दो, जिससे कि एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए जो मुझे इसमें ऐड करना है 986 में। तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट बचेगा 9 और ये 29 ही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 29 अगर इसमें जोड़ दिया तो ये 35 से डिविजिबल हो जाएगा, खत्म। अगला सवाल मेरे पास कहता है, अभी सीजीएल 2024 प्री में भी सिमिलर क्वेश्चन आया रोटेशन पे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके साइड्स 12, 16 और 20 दे रखी हैं, और इसे अगर हम हाइपोटेन्यूज से रिवॉल्व करें तो जो फिगर बनेगी उसकी वॉल्यूम बता दो। तो हाइपोटेन्यूज से रिवॉल्व करना है, तो मैंने हाइपोटेन्यूज को ऐसे रखा। जनरली जब हम रिवॉल्व करते हैं तो होता क्या है, सिमिलर सी फिगर मेरी क्या बनेगी, इस साइड बनेगी। अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट लेके चलूं, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि मैं इसके अराउंड क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। हाइपोटेन्यूज के अराउंड क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। ये वाला एंगल मैंने 90 डिग्री माना है, तो कुछ इस तरीके की घूम घूम के ऐसी फिगर बनेगी मेरे पास। और ये क्या बनेगा, बचपन में लट्टू देखा है आपने, लट्टू बन जाएगा। अगर आप ऊपर की साइड देखें तो मेरे पास जो ये वाली फिगर होगी, ये क्या होगा, इसे थोड़ा सा मैं बना दूं, तो ऊपर भी एक कोन बनेगा, नीचे भी कोन बनेगा। तो इस तरीके की एक फिगर बनेगी, इसकी वॉल्यूम बतानी है। अब एक बार साइड लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखी है। हमें कहा कि सर ये वाली साइड 12 है, ये वाली साइड एक 16 मान लो, जो मैं जैसी फिगर बनाई है उस हिसाब से मैं लिख रहा हूं, और ये पूरी की पूरी जो हाइट है ये 20 दे रखी है, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर मेरे पास दो कोन बन रहे हैं, एक ऊपर कोन बन रहा है, एक नीचे कोन बन रहा है, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें यहां पर रिक्वायरमेंट होगी इस रेडियस की, क्योंकि इस रेडियस क्या लूंगी तो घूम रहा है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे आप कहेंगे सर जब ये वाली साइड जा रही है तो ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, 90 डिग्री जाएगा ना एंगल, तो यहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूं। अगर मैं इस ट्राइंगल को दे दूं, नाम दे दूं इसे ए बी सी, तो एबीसी ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 लिखना है, लिख दो, क्योंकि वरना इधर से भी करूंगा, बेस इंटू हाइट तो 20 इंटू में रेडियस, तो यही आएगा मेरे पास। आप सोल्व करेंगे, यहां से काटूंगा 16 से तो यहाँ पे 5 बचेगा, तो 48 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ गया मेरे पास, रेडियस आ गया। अब मुझे इसकी वॉल्यूम बतानी है, तो वॉल्यूम ऊपर वाले कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नीचे वाले कोन की वॉल्यूम करूंगा ये भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप कहेंगे सर टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अगर इस वाली वेल हाइट को h1 मान लिया और इस वाली हाइट को h2 मान लिया, तो पाई स्क्वायर h1 प्लस पाई स्क्वायर h2, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर h1 प्लस h2, ये मेरी वॉल्यूम हो जाएगी। और h1 प्लस h2 हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 20, ये तो हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो ये हो गया मेरे पास 20। पाई की फॉर्म में आंसर दे रखा है तो और भी चीजें आसान हो गई, तो 1/3 रेडियस का स्क्वायर 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 20, ये हो जाएगा मेरे पास। सोल्व करेंगे, यहाँ पे 5 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ पे अच्छा एक 5 और आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर है, 3 से काटूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डिनोमिनेटर में 5 है, काटने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो चीजें आसान हो जाएंगी। आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 से काटा तो 16 है, ये सॉरी 16 इंटू में 8 128 इंटू में 48 लिख सकता हूं मैं, और डिवाइडेड बाय 10, और ये आ गया पाई। अब देखो चार ऑप्शन एक बार नजर डाल लो क्या दे रखा है। हमें पता है पॉइंट में वैल्यू जाएगी, डिवाइडेड बाय 10 है तो ये दोनों घट गए। अब पॉइंट में भी यूनिट डिजिट डिफरेंट है, 8 को 8 से करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट 4 किसमें है, इसमें पॉइंट के बाद, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी यहां पे बच गई। क्लियर है सभी लोगों को।
अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है कि रिमाइंडर क्या होगा जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 24 से। तो जब आप इसे 24 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 23 है, -1 आएगा रिमाइंडर, -1 की पावर 23, और 23 को डिवाइड करूंगा 24 से तो अगेन मेरे पास -1 ही आएगा, है ना। या इसे एज इट इज आप 23 ही रख लो, बेटर है, पूरा नहीं कट रहा, 23 पॉजिटिव रख लिया। -1 की पावर 23, -1 प्लस 23, क्या बचा रिमाइंडर 22, खत्म। इतना इजी सवाल भी होते हैं, आपको यही फिल्टर करना है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन सा सवाल थोड़ा ठीक ठाक था, कौन सा इजी था। तो आप देखेंगे गिने चुने 5 से 6 सवाल ऐसे होंगे जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे, बाकी इजी थे। अब जैसे ये वाला सवाल है, एक बैट्समैन का 10 इनिंग्स में कुछ एवरेज रहा होगा, 11th इनिंग में उसने 77 रन बनाए और उसका एवरेज 3 रन से इंक्रीज हो गया। तो हमें बताना है एवरेज क्या होगा आफ्टर 11th इनिंग। अब इस क्वेश्चन को करने का बेसिक अप्रोच तो सबको पता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल कर दो, कभी भी नहीं फंसोगे। और डायरेक्ट अप्रोच भी मैं आपको सिखा दूंगा इसका कि क्या हो सकता है। पहले बेसिक अप्रोच से अगर हम जाएं तो मैंने कहा 11th इनिंग के बाद उसका एवरेज मान लेता हूं x, जो मुझे निकालना है। 10th इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या रहा होगा, क्योंकि 11th में 3 से बढ़ गया था, तो 10th इनिंग के बाद एवरेज हो गया इतना। टोटल रन उसने कितने बनाए 11th इनिंग के बाद में, हो गए उसके 11। 10th इनिंग के बाद उसके रन हो रहे होंगे इतने, और 11th इनिंग के रन इसमें जोड़ दूंगा तो 11 इनिंग्स के टोटल रन आ जाएंगे, जो कि मेरे पास यहाँ पे दे रखा है 77। क्या सोल्व करके x की वैल्यू निकाली जा सकती है। 10x है, 11x में से घटेगा तो ये आ गया x, ये -30 आ गया, 77 में जोड़ूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 47। क्या सिंपल है, वन लाइनर है, कर सकते हैं इजीली। अब ये अगर आपको पेन भी नहीं चलाना कि यार मैं तो मन मन में ही करूंगा सर, मेरे बस की नहीं है ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना, ये सब करना, मैं तो एडवांस तरीके से करना चाहता हूं, तो आप ये देख सकते हैं भाई कि देखो 11th इनिंग में उसने कितने रन मारे 77, एवरेज कितने से बढ़ा 3 से बढ़ा। हमें कौन सा एवरेज चाहिए 11th इनिंग के बाद का, तो आप कहेंगे सर जितना एक्चुअल एवरेज रहा होगा 11th इनिंग के बाद उससे कितने ज्यादा मारे होंगे इसने रन, जिससे कि बाकी के 10 इनिंग में हमारा 3 से स्कोर इंक्रीज हो जाए, जिससे कि एवरेज ओवरऑल मेरा 3 से बढ़े। तो आप कहेंगे सर ये 77 है ना, बाकी की 10 इनिंग में इसने कितना कंट्रीब्यूशन करा होगा, 3 का कंट्रीब्यूशन करा होगा, और बाकी की 10 इनिंग में अगर वो वापस ले लूं उससे तो एवरेज के बराबर ही आ जाएगा, ये 77 - 30 आ जाएगा 47, खत्म। मैं रिपीट करता हूं, मैंने कहा 11th इनिंग में उसने इतने मारे जिससे कि टोटल इनिंग्स का एवरेज इतना बढ़ गया 3 से, तो मैं मान लेता हूं इसने 11th इनिंग के एवरेज के बराबर ही अगर इसने रन मारे होते, ठीक है, तो कितने का कंट्रीब्यूशन हट जाता। आप कहेंगे सर बाकी की जो 10 इनिंग पहले हो चुकी उसमें इसका 3 का कंट्रीब्यूशन रखा, तभी तो एवरेज 3 से बढ़ा। तो ये वाला कंट्रीब्यूशन अगर हम वापस ले लेते हैं इससे, जो इसने इतने का दिया होगा बाकी के इनिंग्स में, तो ये 11th इनिंग के एवरेज के बराबर ही इसका स्कोर आ गया, खत्म हो गया मन मन में। बाकी आप एलिगेशन बोर्ड डेविएशन वो सब लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं थी इसमें। अब ये वाला सवाल था, देखो कितना प्यारा सवाल है, और एसएससी में आ चुका है प्री में इस तरीके के सवाल, मेंस में भी पूछे जा चुके हैं। कहता है मेरे पास ये एक इक्वेशन है, इसका मान बता दो। एक इक्वेशन एक वेरिएबल वैल्यू पुटिंग तो काम करेगी नहीं, तो क्या करेंगे, 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे इस पर्टिकुलर सवाल में, तो ये a की पावर 4, 2a क्यूब, 4a स्क्वायर और 8a, क्या ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज दिख रही है। आप देखेंगे अगर मैं इसमें क्या करूं, या तो आप इस इधर से इधर चले जाओ, तो आप कहेंगे सर 8a है, यहां पे मैं a/2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर इसमें a/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें a/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। या तो आप इस इधर से इधर जा रहे हो तो भी आपको दिख रहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन रही है। हो सकता है इसे सिंप्लीफाई करके मेरे पास कोई रिजल्ट आए और उसके बाद में ये वाला अपना आउटपुट निकाल पाऊं जो पूछा जा रहा है। तो एक सिंप्लीफिकेशन वाला तरीका हमारे दिमाग में आ सकता है कि सर जीपी यूज कर लें। बाकी जो दूसरा तरीका मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, मैं उसी मेथड से आपको कराता हूं। जीपी का तो मैंने डिटेल जो सॉल्यूशन था वहां पे जीपी के थ्रू ही करा रखा था। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि एग्जाम में सोचना कैसा है, क्योंकि हर बार जीपी नहीं लगेगा, हर बार कुछ और नहीं लगेगा। आप कहेंगे सर ये है ना, देखो डिनोमिनेटर में ए से सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे a की पावर 5 प्लस 2/a, यहां पे मैक्सिमम कहां तक जा रहा है a की पावर 4 तक। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे a की पावर 5, ठीक है। तो हमें एक पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, समझ आया। जब भी आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं सिंप्लीफाई भी करता, मान लो ये k के बराबर होता तो ये a इधर चला जाता k, तो यहाँ पे तो a की पावर 5 वाली इक्वेशन बन गई ना मेरे पास। यहाँ पे a की पावर 4 तक है मैक्सिमम, तो हमें इसमें a से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब
ए से जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो किस चीज का ध्यान रखूं कि भाई मेरा जो आगे की टर्म्स है ना वो भी करती चली जाए। जैसे मैं यहाँ पे इसमें ए से करूंगा तो ए की पावर 5 तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2a की पावर 4 मिलेगा, जबकि मुझे यहाँ पे a की पावर 4 फाइनली में नहीं चाहिए, a की पावर 5 प्लस 2/a चाहिए ना अगर मुझे, तो यहाँ पे a की पावर 4 तो चाहिए नहीं, तो मुझे a की पावर 4 वाला टर्म निगलेक्ट करना है, a की पावर 3 वाला, a की पावर 2 वाला, ये सब फालतू की चीजें हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि a की पावर 4 ना मिले मुझे जब दूसरी वैल्यू बने और उसमें से घटाऊं तो आप कहेंगे सर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप a/2 से। अगर पूरी इक्वेशन में मैंने a/2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, a की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे आएगा मेरे पास a की पावर 4 प्लस 2a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा a/2 के बराबर, यही आएगा। अब इसमें नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को आप घटा दो तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा और ये से ये कट जाएगा, मेरे पास आएगा a की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे -8 है और ये a/2 माइनस में सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो a की पावर 5/2 प्लस 1 को इधर ले लेता हूं, ये मेरे पास 8a/2 में ऐड करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा ये 16 प्लस 1 17a/2, यही हो गया। हमें एक्चुअली में चाहिए क्या था, हमें चाहिए यहाँ पे a की पावर 4 प्लस 2/a। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं ये हटा के तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास 2 आ जाएगा और ये 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इस a को नीचे डिवाइड कर दो यहाँ पे तो मेरे पास बचेगा a की पावर 4 प्लस 2/a और ये वाली वैल्यू आ गई 17, यही तो चाहिए मुझे, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो ये जनरली अप्रोच हम फॉलो करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। चलो आगे, अगर इसी क्वेश्चन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह देखें तो हम कैसे कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये a की पावर 4 है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे किससे, ये अगर लाना है तो यहाँ पे 2/a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2/a से और यहाँ पे भी 2/a से, रिवर्स ऑर्डर में या इधर से कैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये होता है a r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ऐसे लिख सकते हो। तो अगर मैं ये इंप्लीमेंट कर लूंगा तो सम क्या हो जाएगा मेरे पास, a है मेरे पास a की पावर 4, ठीक है, ये रेफरेंस के पॉइंट में जनरली जो जीपी की सीरीज होती है कंफ्यूज मत होना, ये r मेरा ये होता है, तो ये मेरे पास 2/a की पावर 4 क्योंकि टोटल 4 टर्म्स है -1 डिवाइडेड बाय 2/a -1। तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर तो a की पावर 4 से a की पावर 4 यहाँ पे तो कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 16 माइनस a की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस a डिवाइडेड बाय a, और ये किसके बराबर आ गया मेरे पास, ये 1 के बराबर आ गया। अगर आप यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/a -1 ही लिख दो, छोड़ो, ये 1 के बराबर है तो यहाँ पे 2/a -1। अब इधर 1 को इधर ले जाऊंगा तो 17 आ गया, a की पावर 4 को इधर ले जाऊंगा तो ये 2/a आ गया। क्लियर है सभी लोगों को। चलते हैं आगे। कहता है एक बॉय पोल के पास खड़ा है जिसकी हाइट मेरे पास 3.2 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। तो मेरा बॉय यहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ से 30 डिग्री पे ये पोल होगा जिसकी हाइट इतनी है। ये डिस्टेंस हमें बताना है कि क्या होगा। आपको पता है जब एंगल 30 डिग्री हो तो अगर ये वाली साइड 1 रेशियो है तो ये √3 रेशियो होती है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 3.2 इंटू में √3। अब यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज दे रखे हैं तो √3 को एक्सपेंड करेंगे तो 1.732 आता है। अब देखो यहाँ पे वैसे तो मुझे कैलकुलेशन करनी है तो 32 से कोई मल्टीप्लाई करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं ये 4 की लाइन में, ये 5 की लाइन में, ये 6.3 है और ये 6.9 है, इनमें गैप्स बहुत ज्यादा है।
अगर गैप बहुत ज्यादा है तो डायरेक्टली आप इतना ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए स्टार्टिंग की वैल्यूज कर लो। देखो ये लास्ट में कोई इतना ज्यादा मेजर 3 गैप नहीं डालेगा। अगर 3.2 को डायरेक्टली मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूं इससे, तो एक आइडिया ले लेते हैं क्या आंसर आएगा। 2 डिजिट तक निकालने की कोशिश करता हूं, तो फिलहाल मैंने ये हटा दिया क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूरी पे। तो 17 2 जा करूंगा तो 34, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मेरा, 17 3 जा 51 और 54। क्या ये वाली वैल्यू बन रही है? अब इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे 32 भी था, तो 5.4 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू है, 5.54 लगभग जा सकती है। ऐसा तो है नहीं वो 6 की लाइन में चली जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं अगर ऑप्शंस दूरी पे। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये वाला सवाल मीडियन से रिलेटेड है, ठीक है। इस टेबल के अंदर कितने सिक्सेस मारे गए वो दिखा रखा है और कितने बैट्समैन ने मारे। जैसे एक 6 3 बैट्समैन ने मारा है, 2 6 6 बैट्समैन ने, 3 6 4 बैट्समैन ने, 4 6 8 बैट्समैन ने और यहां पे 5 6 2 बैट्समैन ने। तो हमें बताना मीडियन क्या होगा नंबर ऑफ सिक्सेस का, ठीक है। कैसे करेंगे? या तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से करते हैं, बाकी मैं आपको एक छोटी सी चीज यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास टोटल किस तरीके से हम देख सकते हैं। आप कहेंगे सर देखो 1 6 3 लोगों ने मारा तो टोटल सिक्सेस 1 6 कितनी बार लगे? आप कहेंगे सर 3 बार, तो 1 1 1। ये अगर मैं इसे बेसिक डेटा से रिप्रेजेंट करता हूं, 2 6 6 बार मारे गए, ठीक है। तो 2 6 कितनी बार मारे गए? 6 बार। ये अगर मैं डेटा प्लॉट करता ना कुछ इस तरीके से जाता, और फिर हमें इसका क्या करना पड़ता मीडियन। तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है मीडियन के लिए? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालनी पड़ती हैं। तो टोटल कितनी वैल्यू जाएंगी? आप कहेंगे सर 1 3 बार है तो 3, फिर यहां पे 2 6 बार है तो 6, इन सब का सम कर लो तो 3 प्लस ये हो गया मेरे पास 9 13 23। मीडियन कहां से मिलेगा मुझे? मीडियन मिलेगा 23 प्लस 1 ओड है, तो 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म मुझे मीडियन देगी, और ये हो गया मेरे पास 12th टर्म। और 12th टर्म कहां पे पड़ेगा हमारा? आप ये बताओ। देखो 3 यहां आ गया, 6 9 तक तो यहीं पे चला गया, फिर 4 ये वाले 9 और 4 13, तो 10वां 11वां 12वां और 13वें नंबर की ऑब्जर्वेशन मेरी क्या होगी? वो होगी यहां पे 3। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा इसका? मीडियन क्या होगा? 3 होगा। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सिंपल है। अब डेटा को समझते हुए चलिए, वरना ग्रुप डेटा पे आपने काम किया हुआ ऑलरेडी, तो इजीली आपने कर लिया होगा, ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिक से। चलो आगे। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, क्वाइट एन इजी वन। अगर आप देखें यहाँ पे 4 1/6 माइनस 1/6 है, तो 4 1/6 को 4 प्लस 1/6 लिख सकता हूं। माइनस 1/6 माइनस 1/6 कट जाएगा तो बचेगा 4 डिवाइडेड बाई 8/9। नीचे चलते हैं, 2 1/7 तो 15/7 है, डिवाइडेड बाय, आप देखेंगे देखो 1/7 डिवाइडेड बाय 1/5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड के केस में, तो ये 5/7 आएगा। 8/7 माइनस 5/7 कितना हो जाएगा? 3/7। ये आ गया। अब डिवाइड में आपको पता है पैरेलली काट सकते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 15 को काटूंगा तो 5, तो नीचे तो रह गया पूरा सोल्व करके 5। ऊपर क्या बचेगा? 4 से पैरेलली काटूंगा 8 को तो 2, और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9/2। सोल्व कर लो तो ये आ गया 9/10, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। टाइम एंड वर्क का सवाल है, कहता है पाइप एबीसी 30 60 और 90 घंटे के अंदर एक टैंक को भर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, ए बी सी 30 60 90 टाइम लिख देते हैं, और इनका ऐसे हम ले लेते हैं टोटल कैपेसिटी टैंक की आ जाती है, उससे मेरे पास ये आ जाएगा 180। इनसे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मैंने कहा इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, और इसकी मेरे पास इसकी 6 होगी। कि 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, यहां पे मिल जाएगा मुझे 2। पाइप ए को 8 बजे, बी को 9 बजे और सी को 11 बजे खोला जाता है। तो हमें बताना है कितने बजे टैंक फुल होगा। सीजीएल मेंस में बहुत बार इस तरीके का सवाल आ चुका है। आप देखेंगे यहां पे कि सबसे लास्ट में कौन सा खोला गया है? पाइप सी। वो कब खोला गया है? 11 बजे। तो 11 बजे तक पाइप ए और बी कितना चले वो देख लो। पाइप ए चला 3 घंटे और पाइप बी चला 2 घंटे। तो मैं कहूंगा 6 × 3
प्लस 3 इंटू 2, 11 बजे तक इतना पानी भर चुका है। अब 11 बज गया, अब तीनों पाइप चल रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर लो, 6 और 3 9 और 2 11, और मैं मान लेता हूं ये सब टी टाइम तक चले 11 बजे के बाद, और मेरा टैंक भर गया पूरा का पूरा ये 180। ये हो गया मेरे पास 18 और 6 24, इसमें घटा दिया तो 156/11, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 14 2/11 120/11, 14 आवर्स, और उसके बाद मेरे पास लगभग 11 मिनट के आसपास कुछ बचेगा। 11 में 14 घंटे जोड़ दो तो 11 प्लस 14, क्योंकि 11 तो पहले ही बज रहे थे, AM था, तो ये हो गया 25 आवर और 11 मिनट। 25 आवर क्या होगा, 24 आवर हटा दो, पूरा दिन गया, तो अगला दिन स्टार्ट हो गया तो 1 घंटा बचेगा, 1 आवर 11 मिनट, AM पे 1 आवर 11। ठीक है, चले आगे। कैलकुलेशन मैंने 1 में कर ली, थोड़ी सी 11 मिनट वाली, वो देख लेना, मुश्किल नहीं है। 2/11 बचता तो 60 से मल्टीप्लाई करा 120/11, तो लगभग 11 मिनट। कहता है एक आर्टिकल को इतने रुपए का बेचा गया 6% प्रॉफिट पाने के लिए, दूसरा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतना है जिसपे लॉस हुआ 5% का, तो हमें बताना ओवरऑल गेन या लॉस क्या होगा पूरे ट्रांजेक्शन में। नियरेस्ट टू एन इंटीजर, 4 ऑप्शन दे रखे। CGL प्री 2024 में भी आया ऐसा सवाल, CHSL प्री 2024 में भी आया ऐसा सवाल। कैसे सोल्व करेंगे देखो, हमें क्या चाहिए, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए, तो प्रॉफिट चाहिए या लॉस चाहिए टोटल, और हमें कॉस्ट प्राइस का मान चाहिए, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। आर्टिकल को बेचा इतने का, जब 6% का प्रॉफिट हुआ तो कितने का बेचा होगा, 106% में बेचा होगा। आपके ऊपर है, यहां पे आप डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस निकाल लें या आप प्रॉफिट निकालें। मैं प्रॉफिट निकालना ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्यों अभी बताऊंगा। अगर मेरे पास 100% मैंने कॉस्ट प्राइस को माना है तो 106% सेलिंग प्राइस होगा और प्रॉफिट कितना होगा 6%, तो क्या यहां से मुझे डायरेक्टली प्रॉफिट मिल जाएगा, पहले आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट है। अब दूसरे आर्टिकल को हमने बेचा कितने का, 5% के लॉस पे, तो लॉस है तो नेगेटिव हो गया। ये कॉस्ट प्राइस मुझे दे रखा है, ठीक है, तो ये इतने का है। अब इस पे लॉस 5% है तो डायरेक्टली लॉस निकाल रहा हूं, तो इनटू में 5% कर दो, तो ये आ जाएगा मुझे लॉस। और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, यहां से मुझे मिल गया। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस। सोल्व करो फटाफट से, यहां से काटूंगा, देखो 106 इंटू 6 जा रहा है पूरा का पूरा 60, और इंटू 6 ये आ गया 360, और ये 5% से मल्टीप्लाई करना है 35, इंटू में 5 कितना होता है 175, तो ये सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी 5, और यहाँ पे 35 में से 17 को घटाऊंगा तो 80। टोटल में मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 185 का। अब परसेंटेज में बताना है तो आप कहेंगे सर 185 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा। हमारे पास देखो पहले केस में प्रॉफिट इतना था, सेलिंग प्राइस इतना था, तो इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू 6360 में से 630 को हटा दो, तो सॉरी 360 को घटा दो तो आएगा 6000। सेकंड केस में कॉस्ट प्राइस दे रखा था 3500 इंटू में 100%। आप देखेंगे 20 कट जाएंगी मेरी, यहाँ पे 60 प्लस 35 95 बचेगा, वहां पे 185। आप यहां पे काट सकते हैं, 5 से काटूंगा तो 19 और यहां पे 37, 19 इंटू 2 होता है 38। अब नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना तो अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू है, 3 तक तो जा नहीं सकता, और गेन ही होगा तो लॉस नहीं हो सकता, तो यही आंसर आएगा। चले आगे। अब क्वेश्चन में कहता है विपिन 1/4 एक जर्नी का डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, रिमेनिंग डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से, उसे टोटल 15 घंटे लगे जर्नी को कंप्लीट करने में, तो कितना डिस्टेंस उसने 60 किलोमीटर पर आवर से कवर किया ये बता दो। तो टोटल डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं हम, डी मान लेते हैं। पहले उसने कितना कवर किया 1/4 किया, तो मैं कह सकता हूं d/4 डिस्टेंस, किसी स्पीड से कवर किया 40 से, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या आ जाएगा टाइम। पहली जर्नी कवर करने में इतना टाइम लगा, क्योंकि टोटल टाइम हमें दे रखा है, इसलिए टाइम को इक्वेट कर रहा हूं। सेकंड रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, d/4 कर लिया तो 3d/4 बचा, ये किस स्पीड से करा 60 से, तो इतना टाइम लगा होगा। टोटल टाइम कितना हो गया 15 आवर्स। हमें क्या बताना है सोल्व करके कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें वैल्यू बतानी है इसकी 3d/4 क्या होगा। चलो सोल्व कर लेते हैं।
3 से काटूंगा पहले तो मैं, तो ये वहां पे वैल्यू आ जाएगी 20, 4 इंटू 20 80, ये बनेगा 160, तो 160 एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास डी और इधर आ जाएगा 2d, क्योंकि ये 80 था, 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 15। ये मेरे पास 3d बनेगा सम होके, 3 से 15 काटूंगा 5, 160 इंटू में 5, ये आ गया 180, सॉरी 800। डी इतना आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 3/4d, तो 3/4। हमेशा लास्ट लाइन क्वेश्चन की दोबारा ढंग से पढ़ा करो, जिससे कि गलती ना करो, वरना लास्ट लाइन में एग्जामिनर हल्का सा चेंज कर देता है, एग्जाम में गलती कर देते। तो आरबी की मौके तरह होगे तो आपको आदत पड़ जाएगी कि लास्ट लाइन ध्यान से पढ़नी है, जिससे कि आपका आंसर सही निकले, सिली मिस्टेक आप कम से कम करें। ये वाला सवाल एडिटेड सीजीएल 2024 प्री में आया था, हल्की सी वैल्यू चेंज कर दी हमने बस। कहता है एक सेलर 18 कुकीज को 72 रुपीज में बेचता है, 20 कुकीज की जगह, मतलब 20 कुकीज उसे एक्चुअली में बेचनी थी 72 की, लेकिन उसने 18 ही दी, चीटिंग कर ली। आगे कहता है बता दो उसका गेन क्या होगा अगर उसने जो ये कुकीज थी वो परचेज करी थी 56 रुपीज की। कैसे करेंगे, अगर आपको गेन बताना ना एक्चुअल वैल्यू में, तो आप कहेंगे सर 56 की परचेज करी थी, बेची कितने की, 72 की। तो सीधा सीधा दिख रहा है इनका डिफरेंस आ गया 16, तो 16 का तो मैंने सीधा सीधा फायदा, अगर मैंने कोई बेईमानी नहीं करी होती तब भी मैं 16 रुपीज कमा लेता, लेकिन अब बेईमानी करनी ही है, तो अब उसमें क्या करा कि भैया 20 कुकीज की जगह 18 कुकीज दी, तो 2 कुकीज भी बचा ली, तो ये भी तो प्रॉफिट है। 2 कुकीज कितने की पड़ रही हैं, आप कहेंगे सर 20 कुकीज 56 की खरीदी थी, तो 56 की खरीदी थी कितनी, 20 कुकीज, तो एक कुकी इतनी की हो गई, 2 कुकी कम दी, तो 2 कुकी का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, तो मैंने वो प्रॉफिट ऐड कर दिया इसके अंदर, 2 कुकी का प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, सीपी ऑफ 2 कुकीज, मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना, और ये एसपी माइनस सीपी है जनरल, और ये सीपी ऑफ 2 कुकीज, जिससे कि बाद में करो तो गलती ना हो। तो यहां पे मेरे पास ये 2 से काटूंगा तो 10, और ये 5.6 21 पॉइंट, दिस विल बी माय आंसर। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड से रिलेटेड कह रहा है कि 8000 रुपीज को हमने बेचा 6% पर एनम ब्याज दर से दिया, 6% पर एनम ब्याज दर से 3 साल के लिए, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहता है सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 1440 होगा, दूसरा कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 1528 के पास होगा, नियरेस्ट टू एन इंटीजर। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप इजीली निकाल लेंगे भैया, 6% की ब्याज दर है 3 साल के लिए, 6 इंटू 3 18% बन जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 को, तो आपको पता है 144 होता है, और यहां पे एक जीरो दे रखी है, तो जहां तक है सही होगा, पहला ऑप्शन तो मेरा ठीक हो गया, ठीक है। वरना 8000 इंटू 18% करोगे 2 जीरो कट जाएंगे, लास्ट में एक जीरो आएगी, 18 इंटू में 8 144, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब कंपाउंड टेस्ट अगर मुझे निकालना है तो 3 साल की बात कर रहे हैं, 6% की ब्याज दर है, अगर आपको इफेक्टिव वाली वैल्यूज याद है तो इजीली कर पाओगे। 6% का 3 इयर्स का इफेक्टिव क्या होता है, अगर आपको वैल्यूज याद हो तो यहां पे आता है मेरे पास 19.1016%। अगर ये वैल्यू याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, वरना आपको पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास 3a डॉट, 2 ब्लैंक में 3a स्क्वायर लिखते हैं, फिर 2 ब्लैंक में a क्यूब लिखते हैं, ठीक है, 3 साल का इफेक्टिव निकालने के लिए वैसे निकालोगे तो इतना ब्याज मिलेगा। अब इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करना है तो किससे, 18,000 से ये मल्टीप्लाई करना, 8,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो जीरो वगैरह तो फिलहाल भूल जाओ आप, ठीक है, परसेंट हटा दूंगा तो 2 जीरो कट गई, 1 जीरो और हटा दूंगा तो ये पॉइंट यहाँ पे लग गया, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी। अब देखो 016 को 18 से 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 16 8 जब 128 आता है, तो पॉइंट के बाद तो आ गया ये। अब मेरे पास बचा 191 इंटू में 8, तो 8 8 9 72, 7 कैरी फॉरवर्ड, 8 और 7 15, दिस विल बी माय वैल्यू 1528 नियरेस्ट टू एन इंटीजर, बिल्कुल ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है हमें, ए बी सी, डी एक पॉइंट है बीसी के ऊपर, कुछ इस तरीके से बीडी रेशियो बीसी 2:3 है, तो डी इस तरीके से है कि ये 2 रेशियो हुआ तो ये पूरा 3 रेशियो होगा, तो मैं कह सकता हूं 3 - 2 ये हो गया 1 रेशियो। एडी का मान दे रखा है 6√7,
हमें वैल्यू बतानी है कि साइड क्या होगी, ये वाली दूरी हमें बतानी है। अब देखो इसके लिए एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ रखी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास एक लाइन ऐसी है, ये 1 रेशियो है, मान लो एक लाइन ऐसी और बना देता, ये भी मेरे पास 1:1:1 में ऐसा स्प्लिट हो जाता, मतलब सेम यहां से सी से डी और यहाँ पे चलो डी डैश मान लिया, ऐसी लाइन बना देता हूं। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में क्या होता है, 7 इंटू में साइड का स्क्वायर जो ए बी है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 9 इंटू में ए डी स्क्वायर। 7ab² हमारा बराबर होता है किसके, 9ad² के। ये प्रॉपर्टी कितनी बार एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, हमने डिटेल्ड कोर्स में भी अच्छे से कर रखी है। अगर आप डायरेक्टली ये लगाते हैं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू में साइड का स्क्वायर, तो इसे फिलहाल a मान लेता हूं साइड को, तो a² ये बराबर हो जाएगा 9 इंटू में ad कितना है 6√7 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे a कितना आ गया, यहाँ पे a², 7 से 7 कट जाएगा, 6² और a का मान आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू में 6, ये आ जाएगा 18। क्वेश्चन डायरेक्टली खत्म हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। अगर ये प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी नहीं याद है तो और क्या कर सकते हैं भाई, एक तो स्टुअर्ट थ्योरम आपको पढ़ाई जाती है, ये थ्योरम लगा लो तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं करना चाहते तो एक और तरीका होता है हमारे पास, इसी क्वेश्चन के अंदर हम यहां पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे रेशियो, ये 1 रेशियो था, ये 0.5 आ जाएगा क्योंकि ये पूरा 1 रेशियो यहाँ था, तो 0.5, इसे x मान लो, x, ये साइड हो गई मेरी 3x, ठीक है, ये 3x है। अगर ये 3x है तो ये हाइट क्या होती है, √3/2, तो 3√3/2x, ये आपकी क्या आ गई यहाँ पे, ये हाइट आ गई। पॉइंट x, इसका इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सोल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया इसका बेसिक तरीका करने का, ठीक है। अगर आपको स्टुअर्ट थ्योरम भी नहीं पता, डायरेक्ट रिजल्ट भी नहीं पता, तो भी बेसिक से किया जा सकता था। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर हमें दे रखा है, किस रेशियो में, 13:7 के अंदर, और ये टोटल सॉल्यूशन हमारा 200 लीटर है। इसके अंदर हमने थोड़ा मिल्क और मिला दिया जिससे कि हमारे पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है। तो हमें बताना है कि कितना मिल्क हमने मिलाया। अब देखो मिल्क मिलाया तो वाटर तो हमने चेंज नहीं किया, तो आप कहेंगे सर वाटर का रेशियो मेंटेन होना चाहिए, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कितना है 1, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो मैं कह सकता हूँ 7:28, ये मेरे पास क्या होगा, फाइनल रेशियो होगा। तो मिल्क कितना रेशियो ऐड करा होगा हमने, 13 से 28 तक पहुंच गए तो 15 रेशियो, 15 रेशियो का हमें मान बताना है। इनिशियली हमें दे रखा था टोटल सॉल्यूशन 200 लीटर है, मतलब 20 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 लीटर को, तो एक रेशियो 10 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 15 रेशियो किसने 150 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी का सवाल है। दो इवेंट ए और बी कुछ इस तरीके से दे रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हमें पी। हमें बताना है पी का मान क्या होगा अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है ए और बी के अंदर, तो मैं कह सकता हूं पी ए इंटीग्रेशन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये हो जाएगा मेरा 0। अब हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक तरीके से निकालना है, तो आप कहेंगे सर पी ए यूनियन बी, ये हम पढ़ चुके हैं, ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मेरे पास यहां पे पी ए यूनियन बी इज 2/5, ये 1/3 है, प्लस ये मुझे निकालना है और ये हो गया 0, तो 1/3 इसमें घटाएंगे तो 15 आ जाएगा एलसीएम, 6 और 5, ये आ गया 1/15। चले आगे, सिंपल सवाल था ये वाला।
प्रोबेबिलिटी के एग्जाम में अच्छे सवाल पूछते हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस जो अवेलेबल है वो जरूर देखिए। लगभग 7 क्लासेस प्रोबेबिलिटी की फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक और मैं आगे डालूंगा, तो उनसे आपका प्रोबेबिलिटी में सवाल नहीं छूटेगा। फिर भी प्रोबेबिलिटी इज नेवर एंडिंग, बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, और जब आप जाएंगे इसमें डीप में घुसेंगे तो फंसे रह जाएंगे। तो जिन लोगों का मैथ्स वीक है तो कोशिश करें प्रोबेबिलिटी लास्ट में करें, बाकी सारी चीजें आप पहले अच्छे से अपनी कंप्लीट कर लें। इजी क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाएंगे, मुश्किल क्वेश्चन में आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए काफी क्लासेस करनी पड़ेगी, उससे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी करना पड़ेगा, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। और जिन लोगों ने 10th के बाद मैथ्स नहीं करी है उनके लिए और ज्यादा मुश्किल बढ़ती है। क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, ये एक सर्कल के बाहर बनाया गया है कुछ इस तरीके से, रेडियस हमें सर्कल की 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें बताओ पेरीमीटर क्या होगा हेक्सागन का। चलो अगर आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करें इसमें तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी रेगुलर हेक्सागन से रिलेटेड। अगर मैं रेगुलर हेक्सागन के यहाँ पे ये एंड पॉइंट्स मिलाना स्टार्ट करूं, पूरी लाइन ही बना लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मेरे पास हेक्सागन की एक साइड ए होती है तो ये सारी तो ए होगी, डायगोनल इसका क्या हो जाता है 2a हो जाता है, मतलब ये वाली साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, ये सारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। ये क्या बनता है, ये वाला नीचे वाला ये बन जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, रेडियस मेरे पास 2 है तो ये तो हाइट की तरह काम कर रहा है। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/2 इंटू में ए साइड, तो आप यहां पे देखेंगे मेरे पास 4/√3 आ गई क्या साइड ऑफ पर हेक्सागन। हमें पैरामीटर बताना है तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 √3 से काटूंगा 6 को तो 2√3 बचेगा, तो 4 इंटू 2√3 8√3। चलें आगे। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस सेशन, जिसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व किए। मैं एक बार रेट करने की कोशिश करता हूं सारे क्वेश्चंस को, मेरे साथ साथ चलिएगा, जिससे कि हमें पता भी चल जाए कि कितने इजी और कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे इस पर्टिकुलर टेस्ट में और कौन से लास्ट में करने थे कौन से स्टार्टिंग में। ठीक है, क्वेश्चन मैंने साथ के साथ करा दिए जिससे कि आपका सीखने का फ्लो ना बिगड़े। जब आप, क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं देखने होता है तो वीडियो को स्किप करके वहां पे चले जाते हैं। पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तो हम इसे इजियर साइड ही रख सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा तो उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन पीवाई क्यों तो आप पढ़े ही हैं या फिर किसी टीचर से आपने पढ़ा हुआ है तो ये इजियर साइड ही जाएगा क्वेश्चन। इट कांट बी काउंटेड ऑन द डिफिकल्ट साइड। ये थोड़ा, जिन लोगों को ये मेथड्स नहीं पता है बेस्ट तरीके करने के क्वेश्चंस को, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो इसे मैं मान लेता हूं चलो मॉडरेट प्लस। अभी एक क्वेश्चन हमें मॉडरेट प्लस मिला है, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन इजी साइड ही कह सकते हैं इसे, क्योंकि एसएससी में बहुत बार आ चुका है, ये अगेन इजी था। ये वाला क्वेश्चन चलो मॉडरेट प्लस मान लिया जिसने प्रोबेबिलिटी अच्छे से नहीं करी, तो 2 क्वेश्चन अच्छे हो गए अब तक। ये वाला क्वेश्चन वेरी इजी, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास इजी, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, अगर इजी भी नहीं कहना तो। ये वाला इजी है, ये वाला इजी है। ये वाला क्वेश्चन चलो मैं मॉडरेट की साइड में डाल देता हूं, कई बार ये वाला लिंक स्टेब्लिश नहीं कर पाते, तो अभी तक 3 क्वेश्चन हमारे थोड़े अच्छे गए हैं। ये इजी है, ये वाला क्वेश्चन इजी था, ये वाला क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट, मतलब टाइम लगेगा थोड़ा कैलकुलेशन करने में, इसलिए मॉडरेट साइड जा सकता है। वैसे कुछ नया नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत बार एसएससी ने पूछा हुआ है। 3 जो अच्छे सवाल थे ये इजी हो गया बहुत। ये वाला मान लो चलो चौथा मॉडरेट नंबर का शायद आपने ना कर रखा हो, 4 वेरी इजी, इजी 5 इसमें कुछ बच्चे फंसे होंगे, इजी, इजी, इजी टू मॉडरेट डाल सकते हैं। ये इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट में मान लो इसे। जो अच्छे सवाल है अब तक 5 आए हैं जिसमें ज्यादातर दिक्कत आई होगी किसी बच्चे को, ये भी कर लिया होगा, ये तो कर ही लिया होगा इजी, ये ठीक है इजी टू मॉडरेट।
ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। इजी टू मॉडरेट 5, ठीक है। सारे अगर मैं ओवरऑल देखूं ना इसमें, तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें बच्चे फंसे होंगे, मतलब जिनके मैथ्स अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं है वो शायद ना कर पाए इन 5 क्वेश्चन को, तो इसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट की रेंज में डाल देते हैं। 15 क्वेश्चन तो बड़े इजीली इजियर साइड जाएंगे, जो बहुत आसानी से कोई भी बच्चा कर सकता होता, और 5 से 10 के बीच में 15 से 18 या 18 तक कह सकते हो, या 5 से 10 क्वेश्चन कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट के बीच में रहे हैं, ठीक है, या मॉडरेट मान लो, और बाकी इतने इजी हैं। अब आपके एग्जाम में अप्रोच यही होनी चाहिए, जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं, कम से कम जो 15 क्वेश्चन 15 टू 20 क्वेश्चन जो इजियर साइड आते हैं, एटलीस्ट ये आप 1 गो में कर पाए। बाकी जो डिफिकल्ट वाले हैं वो तो छोड़ रही है, जो पहले नहीं देख रखा, या वो क्वेश्चन जो आपको लगता है थोड़ा टाइम लग सकता है वो छोड़ने हैं लास्ट के लिए। बाकी चीजें 15 से 18 क्वेश्चन इजिली 1 गो में किए जा सकते थे इस टेस्ट के अंदर, और यही अप्रोच आपको आगे टेस्ट देते टाइम फॉलो करनी है। और अगर मुश्किल क्वेश्चन की बात करें तो इस पूरे टेस्ट में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो फंसेंगे, और रियल एग्जाम में भी जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन ना आए, चलो 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो तकलीफ देंगे बहुत ज्यादा, हो सकता है आप कर भी ना पाए गिवन टाइम में अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ठीक। तो एग्जाम से हमें थोड़ा सा लेवल अपना ऊपर ही लेके चलना है। एग्जाम जैसा रखेंगे तो एग्जाम में आप प्रेशर के कारण ब्लंडर कर जाओगे, तो एग्जाम से थोड़ा बेटर लेवल रहेगा उस टेस्ट का, तो एग्जाम आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक। बाकी फ्री टेस्ट आप देते रहिए, और अगर आपको पेड टेस्ट परचेज करने हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपने आरबी से कोर्स परचेज कर रखा है तो उसके अंदर सारे टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, तो आपको अलग से कुछ भी परचेज नहीं करना पड़ता। 4 मंथ्स वैलिडिटी का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है स्पेशली मेंस स्टूडेंट्स के लिए, जो ऑफिसर बैच को 1499 में परचेज कर सकते हैं। बाकी 2025 को जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको खाली मैथ्स करना है तो मैथ्स देख सकते हैं। इफ यू नीड, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।